Hello students, I am your physics teacher Muskan ma'am, back with you with the chapter Force and Laws of Motion. Today we will discuss the complete chapter. It will be a one shot revision video. Let us start. In this chapter we will be covering the topic force, balanced and unbalanced forces, types of forces, Newton's first law, linear momentum, Newton's second law and Newton's third law. बेसिकली फोर्स के लिए हमने एक और इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी, आप उसमें डिटेल में भी देख सकते हैं. इस वीडियो में कंप्लीट चैप्टर वन शॉट रिवीजन. लेट अस स्टार्ट. बच्चों फोर्स होता क्या है? फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे ना आप देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, बट उसका इफेक्ट आप लोग फील कर सकते हैं. तो डेफिनेशन इज इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी that we can neither see nor touch, but its effect can be felt on objects on which it is applied. जिस ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाएंगे उस पर आपको उसका इफेक्ट दिखता है. क्लियर है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको ना आप देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, बट उसके इफेक्ट को फील कर सकते हैं. अब कैसे? देखो बेसिकली फोर्स क्या होता है. देखो प्राइमरी क्लासेस में हम पढ़ते हैं फोर्स एक पुश और पुल होता है, लेकिन अब सीनियर क्लासेस में आप देखते हैं फोर्स बेसिकली क्या है बच्चों. फोर्स एक एफर्ट है. फोर्स क्या है? एक एफर्ट है जो ये चेंजेस ब्रिंग करता है एक ऑब्जेक्ट की स्टेट में. जैसे फोर्स एक स्टेशनरी बॉडी को मूव करने में हेल्प कराता है. फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल पड़ी है आपके ग्राउंड में, यू हैव अ फुटबॉल, आप उसे किक करते हैं वो मोशन में आ जाती है. तो दैट इज बाय अप्लाइंग फोर्स आप स्टेशनरी बॉडी को मूव कर पा रहे हैं. यू कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. अब ऑब्वियस सी बात है आपको कोई बॉल कैच भी करा रहे हैं, या फुटबॉल का एग्जांपल लीजिए. एक ने किक कर रही है, सेकंड प्लेयर सामने खड़ा है, वो उस पर फोर्स अप्लाई करके अपने लेग से उसे स्टॉप भी कर पा रहा है. सो इट कैन हेल्प, इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. थर्डली इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी. अब देखो बच्चों क्रिकेट खेलते हैं आप, बॉल आती है आपके पास सामने से, बैट पर हिट होते ही जिस डायरेक्शन से वो आ रही है किसी आर्बिट्ररी या रैंडम डायरेक्शन में वो चली जाती है. तो दैट मींस फोर्स के इफेक्ट से आप किसी भी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो. सेम इन बैडमिंटन में देखो आपके पास, आप बैडमिंटन खेलते हैं तो उसमें भी आप डायरेक्शन चेंज होती है शटल की. इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी. किसी भी बॉडी के शेप और साइज को भी आप चेंज कर सकते हो बाय अप्लाइंग फोर्स. अब आप एग्जांपल लो क्ले टॉयज आते हैं, उसमें आप उनको फोर्स अप्लाई करके किसी भी शेप का बना सकते हो, किसी भी साइज में मोल्ड कर सकते हो. तो ये जो इफेक्ट्स हैं, ये जो चेंजेस हैं, किस वजह से आ रहे हैं बच्चों? बिकॉज ऑफ फोर्स. किसकी वजह से आ रहे हैं? फोर्स. ओके. नाउ फोर्सेस दो तरह के होते हैं बच्चों, बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. अब बात आती है मैम बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं? व्हेन टू और मोर फोर्सेस, देखो व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली, कहने का मतलब है जब एक साथ दो या दो से ज्यादा फोर्सेस एक बॉडी पर लगते हैं और बॉडी में कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करते. कहने का मतलब है जो बॉडी पे नेट फोर्स जो है वो जीरो है. अब वो बैलेंस फोर्सेस होते हैं व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस नो एक्सेलरेशन या फिर जीरो एक्सेलरेशन इन इट. कहने का मतलब है ना वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में तो वैसे ही रहेगा. तो वो फोर्सेस कौन से होते हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस. देखो बच्चों एग्जांपल है, आप इस गेम के थ्रू ही देखो, ये गेम होता है टग ऑफ वॉर. और टग ऑफ वॉर में क्या होता है? दो टीम्स होती हैं, जो टीम ज्यादा ग्रेटर पुल लगाती है वो टीम विनिंग टीम होती है. अब यहाँ पर देखो एक गेम में टग ऑफ वॉर में बोथ द टीम पुल विद इक्वल फोर्स. जितना फोर्स ये टीम लगा रही है उतना ही ये टीम लगा रही है, तो जो रोप है वो रेस्ट पे रहेगी, सेम पोजीशन पे रहेगी. कहने का मतलब है उसमें कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी. तो ऐसे फोर्सेस को बच्चों हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस. क्या कहते हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस. अब अनबैलेंस्ड क्या होते हैं? जब बैलेंस्ड फोर्सेस जीरो एक्सेलरेशन या नो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस हो
एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहे होंगे, करेक्ट है। When two or more forces acting simultaneously on a body produce a non-zero acceleration in it, the forces are said to be unbalanced forces. That means अब जो net force है, resultant force है, वो zero नहीं होगा, नॉन जीरो होगा, तभी तो वो अनबैलेंस फोर्सेस है। अगर वो कैंसिल हो रहे हैं, काउंटर बैलेंस हो रहे हैं, तो बैलेंस है, नहीं तो उनका रिजल्टेंट नॉन जीरो होगा। वो फोर्सेस कौन से होते हैं बच्चों? अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब है एग्जांपल देखो, सेम गेम देखो, टग ऑफ वॉर है, दो टीम है, एक साइड मैन है, एक साइड वीमेन है, ठीक है। अब एक टीम ग्रेटर पुल जो भी अप्लाई कर रही है रोप पर, वो रोप को अपने अपोजिट साइड पे ड्रॉ कर लेगी, वो टीम जीत जाएगी। लेट अस सपोज हम ज्यादा ग्रेटर पुल से उसको रोप को कर रहे हैं, तो हमारी टीम विनिंग होगी, सारा एक्सीलरेट हमारी साइड एक्सीलरेट हो जाएगी रोप। तो उस फोर्स को क्या कहते हैं बच्चों? अनबैलेंस्ड फोर्सेस। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है, और ये मैंने डिटेल में इससे पहले इंट्रोडक्शन टू फोर्स में सब डिस्कस किया है, ओके। अब बात आ जाती है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की। न्यूटन जी ने हमारे को तीन लॉ दिए थे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब बच्चों आज हम बात करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है बच्चों कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहता है, अनलेस आप उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स से कंपेल ना करो, या फिर आप उस पर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ। देखो स्टेटमेंट क्या है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट or an object remains in a state of rest or in a uniform motion in a straight line unless compelled to change the state, unless compelled to, जब तक उसे आप कंपेल नहीं कर रहे to change the state by an applied unbalanced force। आप उस बॉडी ऑब्जेक्ट पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करेंगे तभी वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा, whether it is in state of rest or in uniform motion। अब यहाँ से बच्चों एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है, that is inertia। क्या कॉन्सेप्ट आता है बच्चों निकल के? इनर्शिया। अब आप कहोगे मैम इनर्शिया क्या होता है? बच्चों ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है। ये जो उसकी टेंडेंसी है, जो उसकी चाहत है, उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इसे हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया बॉडी की टेंडेंसी है कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा तब तक जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग जाती। समझ में आ गया? अब बच्चों न्यूटन के फर्स्ट लॉ को इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम क्या कहते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखो बच्चों, मास ऑफ द बॉडी इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। कहने का मतलब क्या है? हैवियर द ऑब्जेक्ट एज ग्रेटर द इनर्शिया। जितना ज्यादा हैवी होगा, जितना ज्यादा बॉडी में मास होगा, उसका ज्यादा इनर्शिया होगा। अब फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाता है स्टोन में ज्यादा इनर्शिया है या फेदर में ज्यादा इनर्शिया है? मास किसका ज्यादा है? मैम स्टोन का। तो किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? स्टोन का। क्लियर है बच्चों? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब इनर्शिया क्या था? बॉडी की ऐसी टेंडेंसी कि वो रेस्ट की स्टेट में तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है
यूनिफॉर्म तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा। तो इनर्शिया 3 टाइप है। कौन कौन से 3 टाइप है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। देखो बच्चों, नाम से ही क्लियर है, इनर्शिया तो बॉडी की टेंडेंसी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि वो जैसा है वो वैसा रहना चाहता है। अब रेस्ट का इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होगा? बॉडी की टेंडेंसी टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, एग्जांपल दे दूं मैं। अब देखो बच्चों, आप बस में बैठे हो, बस में ही लगा हुआ, बस में बैठे हो, सडनली बस स्टार्ट हो जाती है, तो आप कहाँ फॉल करते हो? बैकवर्ड। एकदम से हमें पीछे झटका लगता है ना, वो झटका किस वजह से आ रहा है? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो मेंटेन कर रही है अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को, दैट मींस ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। लेकिन एकदम से बस स्टार्ट होती है, बॉडी मोशन में आने को ट्राई करती है, इसीलिए हम बैकवर्ड फॉल करते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन, ये भी क्लियर है, जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट था। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इसका एग्जांपल देख लो। बस एकदम से स्टॉप होती है, जैसे बस स्पीड में चल रही है, यूनिफॉर्म मोशन में जैसे भी चल रही है, एकदम से ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है, तो हम सब फॉरवर्ड फॉल करते हैं। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, पैसेंजर्स टेंड टू फॉल फॉरवर्ड इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। आगे है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मैम, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? स्टेट ऑफ रेस्ट वाला इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, स्टेट ऑफ मोशन वाला इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन या टू मेंटेन इट्स डायरेक्शन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब एग्जांपल दे दूं मैं। एग्जांपल है, कार टर्न कर रही है कर्व रोड पे, हम सारे साइडवेज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं बच्चों? क्योंकि हमारी बॉडी उसी टेंडेंसी में होती है जिसमें हम पहले मूव कर रहे होते हैं। पैसेंजर्स आर पुश्ड साइडवेज। ठीक है, इसके बच्चों बहुत कॉमन से एग्जांपल्स हैं कि व्हेन वी शेक अ ब्रांच वाइगोरसली व्हाई द लीव्स हैव फॉलन। लीव्स क्यों टूट जाती हैं? जब आप किसी एक ब्रांच को, ट्री ब्रांच को वाइगोरसली शेक करते हो, तो किस लिए? क्योंकि आप शेक करते हो तो ब्रांच मोशन में आ जाती है, लेकिन लीव्स ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट लीव्स फॉल ऑफ। ठीक है, इसी तरह कारपेट बिटन का भी है, मेनी मोर एग्जांपल्स आर देयर, अ फ्यू आर लाइक दिस। और डायरेक्शन का और एग्जांपल भी काफी सारे हैं। अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग फॉल टेंजेंशियली व्हेन द स्ट्रिंग ब्रेक्स। तो ये सब कॉमन एग्जांपल्स हैं इनर्शिया के। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब बच्चों हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ अ मोशन possessed by a moving body is called linear momentum. क्वांटिटी ऑफ मोशन से हम क्या समझे? मैं आगे देखो, आगे बताती हूँ। मोमेंटम बच्चों बेसिकली क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। और मोमेंटम के लिए हम यूज करते हैं पी वेक्टर, मास इनटू वेलोसिटी। बेसिकली क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब कैसे? देखो, एक एग्जांपल है, आपने लेने एक स्टील बॉल और एक प्लास्टिक बॉल। ठीक है, हम दोनों को एक हीप ऑफ सैंड पर थ्रो कर रहे हैं। कहने का मतलब है, मान लो ये हीप ऑफ सैंड, एक आपके पास है स्टील बॉल, एक आपके पास है प्लास्टिक। ठीक, इन दोनों को आप सेम वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हो हीप ऑफ सैंड में। कौन सी बॉल ज्यादा पेनिट्रेट होगी? ऑब्वियस सी बात है बच्चों। अब आप कहोगे मैम स्टील बॉल, ऐसा आपने क्यों कहा? क्योंकि स्टील बॉल का मास ज्यादा है ना, इसीलिए आप एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हो। एक हैवी बॉल और एक लाइट बॉल ले लो, दोनों को एक सैंड में थ्रो करो, कौन सी बॉल ज्यादा पेनिट्रेट होगी? ऑब्वियसली जिसका मास ज्यादा। ठीक है, अब दूसरी बात है
हीप ऑफ सैंड है, आपने 2 बॉल्स थ्रो करी, दोनों प्लास्टिक, ठीक है, बट एक की वेलोसिटी ज्यादा थी, एक की वेलोसिटी कम, ठीक है, तो कौन सी बॉल ज्यादा पेनिट्रेट होगी? मैम जिसकी ज्यादा वेलोसिटी थी। सही बात है। अब ऐसा यहां से देखो, जिसका मास ज्यादा था वो ज्यादा पेनिट्रेट हुई, जिसमें वेलोसिटी ज्यादा थी वो ज्यादा पेनिट्रेट हुई। ऐसा हमने क्या देखा कि जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है ना, वो किससे डिस्क्राइब हो रहा है? ईदर मास से या वेलोसिटी से। इसी क्वांटिटी को, प्रोडक्ट को हम बच्चों क्या कहते हैं? लीनियर मोमेंटम। क्या कहते हैं? लीनियर मोमेंटम। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब बात आती है मैम इसकी ऐसा यूनिट क्या है? बच्चों मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मास के लिए क्या यूनिट है आपके पास? केजी। वेलोसिटी के लिए क्या यूनिट है? मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम के लिए क्या यूनिट हो जाएगी? ऐसा यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड, या फिर इसे आप लिख सकते हो केजी मीटर इनवर्स। क्लियर है? अब देखो इसमें एक बात ये भी आती है, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। किसी एक बॉडी को जिसका मास m है, कोई एक बॉडी है आपके पास जिसका मास m है और इनिशियल वेलोसिटी है आपके पास u ही मार्क करते हैं, और फाइनल वेलोसिटी है v। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? मैं पी आई से डोनेट करती हूँ। इनिशियल मोमेंटम होगा बच्चों m u, ठीक है, और फाइनल मोमेंटम पी एफ m v। ये दोनों बात क्लियर है? इनिशियल मोमेंटम जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी और मास होगा वो उसका इनिशियल मोमेंटम होगा, और मास और फाइनल वेलोसिटी उसका फाइनल मोमेंटम होगा। तो अब लीनियर मोमेंटम में हमने क्या समझा? लीनियर मोमेंटम क्या होता है? बेसिकली मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। What is the significance of linear momentum? The quantity of motion possessed by a moving body is described by its momentum. लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट मैंने आपको बता दी, और लीनियर मोमेंटम को आप डिनोट किससे करते हो? p वेक्टर। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब हम आ जाते हैं न्यूटन्स के सेकंड लॉ पे। न्यूटन जी का सेकंड लॉ क्या कहता था? न्यूटन का सेकंड लॉ कहता था द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। क्या कहता था? इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, दैट मीन्स इसको बच्चों आप ऐसे भी लिख देते हो, F इज डायरेक्टली, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसका ये, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp by dt, या फिर F वैसे तो प्रोपोर्शनल ही है, कई जगह कई बुक्स में इक्वल टू भी दिया होता है, डेल्टा p by डेल्टा t। अब डेल्टा क्या है? ये ट्राइंगल क्या है? ये बच्चों चेंज बताओ, क्या है? चेंज, dp by dt भी। अब फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? चेंज इन मोमेंटम, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट मीन्स चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब चेंज ऑफ मोमेंटम कि कुछ फाइनल मोमेंटम होगा, कुछ इनिशियल मोमेंटम होगा, जो चेंज हुआ होगा उसे चेंज कहते हैं। जैसे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, चेंजेस, चेंज। तो अब बच्चों हम बात करते हैं कि चेंज इन मोमेंटम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। फिर से मैं आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बता रही हूँ। आपने मान लिया मास ऑफ बॉडी क्या है? m, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v वेक्टर। अब मुझे ये बताओ इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? मैम इनिशियल मोमेंटम होगा, पी आई से डिनोट कर रही हूं मैं, एम यू। फाइनल मोमेंटम क्या होगा बच्चों? मैम फाइनल मोमेंटम होगा एम वी।
तो चेंज इन मोमेंटम क्या है, जितना फाइनल है माइनस इनिशियल बाय टाइम। दोनों को करके दिखाती हूँ मैं। देखो F इज इक्वल टू, फर्स्ट पे आप कुछ भी लिख सकते हो, चेंज कितना है m प्रोपोर्शनल m v माइनस mu बाय t, करेक्ट है। F इज प्रोपोर्शनल टू m कॉमन ले लिया v माइनस u बाय t। बच्चों आपको पता है v माइनस u बाय t क्या होता है, change in velocity with respect to time gives you acceleration। तो F is directly proportional to ma, और प्रोपोर्शनैलिटी अगर हम हटाते हैं तो k कांस्टेंट लगाते हैं m। यहाँ से हमें ये पता चलता है, हमें फोर्स का फॉर्मूला मिल जाता है F इज इक्वल टू ma। क्या फॉर्मूला मिल जाता है, F इज इक्वल टू ma। मैम k कहाँ चला गया बच्चों, k इज इक्वल टू 1 होता है when we take m is equal to 1 kg and acceleration of 1 meter per second square is applied on a body, it produces a force of 1 Newton, then the basic unit this proportionality constant k becomes 1। तो आपके पास यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है F इज इक्वल टू ma। फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अब बात है कि ये आया कैसे है, ये सेकंड लॉ से आता है बच्चों। ये मैथमेटिकल डेरिवेशन है या फिर हाउ टू डेराइव सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम of an object is directly proportional to the applied force। Okay, moving on to the next। तो यहाँ से फोर्स आपको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट न्यूटन है, और 1 न्यूटन का फोर्स कब लगता है, when a body of mass 1 kg produces the acceleration of 1 meter per second square, then the force applied is 1 न्यूटन। नेक्स्ट बच्चों, ये सेकंड लॉ था। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, सबसे इजी सबसे इंटरेस्टिंग। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि जो भी एक्शन होगा उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी होगा। आज आपके दोस्त ने आपके गाल पर चांटा लगाया है तो चांटा दोस्त को भी पड़ेगा, ठीक है। अब देखो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और इम्पोर्टेंट बात है बच्चों, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस इक्वल होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट, राइट। इक्वल और अपोजिट होते हैं लेकिन वो डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करते हैं। सेम बॉडी पे करेंगे तो कैंसिल ही हो जाएंगे ना बच्चों, डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसके बहुत कॉमन डेली लाइफ बहुत एग्जांपल है। अब देखो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक गन से बुलेट फायर होती है तो एक्शन क्या है, एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑफ द बुलेट, और रिएक्शन क्या है, रिकॉइल फोर्स ऑफ द गन। गन जो है उससे अगर आपने बुलेट फायर करी है तो गन एक्शन किस पे लगा रही है, एक्सेलरेटिंग फोर्स बुलेट पे, तो बुलेट भी अपना रिएक्शन देती है। वो रिएक्शन क्या होता है, रिकॉइल ऑफ गन। अब अगला आप देखो, इसमें बहुत कॉमन एग्जांपल है। अ बॉल रिबाउंड्स आफ्टर स्ट्राइकिंग अ फ्लोर। आप कोई भी एक बॉल को फ्लोर पर स्ट्राइक करते हो तो वो रिबाउंड करती है, ठीक है। स्विमिंग, वॉकिंग ऑफ अ पर्सन, वॉकिंग ऑफ पर्सन फिनोमिना भी न्यूटन के थर्ड लॉ पर बेस्ड है। कैसे, आप वॉक करते हो, आप एक्शन ग्राउंड पर लगाते हो, वो रिएक्शन देता है आपको, तभी आप मूव कर पाते हो। स्विमिंग में भी आप वाटर, जहाँ वाटर में स्विम करते हैं तो अपने हैंड से एक्शन करते हैं और वो वाटर आपको रिएक्शन प्रोवाइड करता है, तभी आप स्विम कर पाते हैं। रिकॉइल ऑफ गन मैंने बता दिया। मोशन ऑफ रॉकेट्स भी इसी पे बेस्ड है, और बॉट और शोर वाला भी बहुत कॉमन एग्जांपल है, ठीक है बच्चों। ये फ्यू एग्जांपल्स थे न्यूटन्स थर्ड लॉ के। बेसिकली हमने कंप्लीट चैप्टर कर दिया है। आई होप आपको तीनों लॉ क्लियर होंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, एंड द चैप्टर कंप्लीट फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।